मंत्रिमंडल पढ़ा है लेकिन नाम नहीं याद है। के सदस्य एक ही साथ तैरते हैं, एक ही साथ डूबते हैं। ये कथन लॉर्ड मार्ले का है। ठीक है, लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले। किचन कैबिनेट किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार को कहते हैं किचन कैबिनेट, क्योंकि वो दोनों मंत्री परिषद से कोई भी फैसला नहीं सुनते थे, अपने हिसाब से करते थे सारी चीजें। एक ऐसी अवधारणा जो कि स्वतंत्र स्वच्छेद विचारधाराओं पर आधारित है, जिसमें प्रशासक विभिन्न अपने अनु सबऑर्डिनेट से बिना जानकारी लिए या उनसे बिना पूछे जांचे स्वयं फैसला लेने को अपनाते हैं। ऐसी स्थिति हमने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के रूप में देखा, जिन्होंने मंत्री परिषद की उपेक्षा करते हुए कई कठिन फैसले लिए। इसमें इंदिरा गांधी द्वारा कैबिनेट की स्वीकृति लिए बिना ही आपातकाल आपात स्थिति लागू करना जैसी स्थितियां सम्मिलित हैं। भारत के सुपर विदेश मंत्री यानी पारसारथी की भूमिका के रूप में एक दो लोगों का नाम बताइए जिन्होंने भारत में सुपर विदेश मंत्री की भूमिका निभाई है। नाम तो नहीं याद आ रहा मैं सर। शिमला सम्मेलन के समय डीपी दत्त और बांग्लादेश से वार्ता के समय एच.एन. हसन जैसे लोगों ने भारत में पारसारथी निभाई। ठीक है, तो सुपर विदेश मंत्री विशेषाधिकार प्राप्त मंत्रियों से है, यानी कि जब किसी मंत्री को विशेष पावर अटॉर्नी दे दी जाती है जिसके आधार पर वो अपने फैसले लेगा, जो कि उसके द्वारा लिए गए फैसले राष्ट्र के फैसले के रूप में माना जाएगा, तो उसे हम सुपर विदेश मंत्री कहते हैं। आप हमें बताइए कि 31वें संविधान संशोधन कब किया गया? 31st अमेंडमेंट एक्ट कब पारित हुआ? 1976। 1974। 1974 आंसर। और ये किससे संबंधित है? तो नहीं याद आ रहा, मैं पढ़ा है अभी पढ़ा था। लोकसभा की सदस्य संख्या के संबंध में संबंधित है। इसके अंतर्गत प्रारंभ में लोकसभा की सदस्य 547 निश्चित की गई थी, उसे गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम के बाद 1987 में बढ़ा दिया गया और इसकी संख्या 552 अधिकतम कर दी गई। उसके बाद वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या उसके अनुसार 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 29 सदस्य वो आपके 530 राज्यों से और 13 सदस्य जो हैं वो संघ शासित क्षेत्रों से चुने जाते हैं और 2 सदस्य जो हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित हैं। एंग्लो इंडियन। परिसीमन आयोग का संबंध किससे है? ये भी याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो था अभी हमने इसको भी। परिसीमन आयोग का परिसीमन आयोग सदस्यों की संख्या बढ़ाने को लेकर विचार करने वाली समिति से एक आयोग से है। इसके अनुसार सन 2001 में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन के तहत यह बात सुनिश्चित कर दी गई कि 2026 तक भारत में संसद सदस्यों की संख्या में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। हाँ, सदस्यों की संख्या। संयुक्त अधिवेशन जब लगाया जाता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है इसकी अध्यक्षता। आर्टिकल नंबर 108 में संसद 108 में है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा 3 स्थितियां बुलाए जा सकते हैं। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए और पास ना हो पाए, दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया और यह विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन द्वारा अंतिम रूप से असहमति व्यक्त हो गई हो या दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से विधेयक पारित 6 माह से अधिक इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं करता है। ऑलराइट जी। आवाज रुक रुक कर आ रही है आपकी। अच्छा, नेटवर्क का इशू होगा।
ये बताओ कि संसद में, राज्यसभा में निर्वाचित पद्धति के अनुसार वर्तमान में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों को पूछ रहा हूँ। 12 को करते हैं ना राष्ट्रपति राज्यसभा में, 245 सदस्य हैं टोटल। तो निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 230। 233। जब 235 से 12 हटाओ बचेगा क्या? 233, 233, ठीक है जी। वेस्ट बंगाल में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? क्या पूछे सर? राज्यसभा सदस्यों की संख्या में वेस्ट बंगाल के द्वारा कितने लोग राज्यसभा के सदस्य होते हैं? बंगाल 16। 16। और कौन सा राज्य है जिसका 16 ही है? बिहार। बिहार और बंगाल, वेरी गुड। नवनिर्मित राज्य तेलंगाना में कितने राज्यसभा के सदस्य हैं? सदस्य संख्या 7। गुड। कौन से 2 आर्टिकल राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्रदान करते हैं? 249 और 312, 312। 249 और 312। 249 में क्या कहा गया है? वो तो पढ़ा है था लेकिन बता नहीं पाएंगे अभी, राज्यसभा ठीक से नहीं याद है वो। हमारे 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति की किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव को पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसे प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए पारित किया जाएगा, किंतु इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। यह संबंध राज्यसभा के अधिकारों के दृष्टिकोण से आर्टिकल नंबर 249 में दिया गया। ठीक है, क्लियर? यस सर। जी। आर्टिकल नंबर 312 में क्या कहा गया? ऐसी इसी तरह का कोई सर याद नहीं है। राज्यसभा ने अपनी 2/3 प्रस्ताव पारित करना ही अखिल भारतीय 2/3। हाँ, केंद्र सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित ना कर दे तब तक संसद या भारत सरकार की नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती। ठीक है? यस सर। याद रखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। कर लेंगे सर इसको भी याद। सब एकदम रटा होना चाहिए हर बात। आप आर्टिकल नंबर 36 क्या परिभाषित करता है बताइए? 36 याद। आर्टिकल नंबर 36 राज्य के नीति निदेशक तत्वों को परिभाषित करता है। ठीक है, क्या करते सर? आवाज नहीं आई। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को परिभाषित करता है आर्टिकल नंबर 36। ओके जी। कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ऐसा कहता है? नहीं याद आ रहा है भी मुझे। 38 ग्राम पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित है? 41 41 नहीं, ठीक है 40। सिर्फ 40 है। हाँ आर्टिकल 35 क्या है? हम्म, 35 लास्ट में मतलब ये सारे जो जितने भी है 32वें संवैधानिक उपचारक अधिकार इन सबको पारित किया जाएगा, लागू किया जाएगा इसके संबंध में। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी किया जाएगा। जी। आर्टिकल 20 क्या कहता है?
याद नहीं आ रहा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण हाँ, किया है। अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 19 के अंतर्गत वर्णित 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन कीजिए। बोलिए कौन से 6 पहले तो विचार अभी जी, विचारों की स्वतंत्रता और सम्मेलन की, किसी भी तरह का सम्मेलन कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता, भ्रमण कर सकते हैं देश में कहीं भी, निवास की स्वतंत्रता है, और क्या कहते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता, बस। स्वतंत्रताओं में पहली स्वतंत्रता विचार और दूसरी है विचार अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने, तीसरी है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, चौथी है भारत राज्य, हाँ समुदाय, पांचवी है भारत क्षेत्र में आबाद अपने निवास की स्वतंत्रता, और छठी है आजीविका। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 15 चलिए, व्हाट इज आर्टिकल नंबर 15? 52 15 रुक के आ रही है सर आवाज। आर्टिकल नंबर 15 एक्सप्लेन 15 समझाइए। सर बता रही हूँ, सोचने नहीं याद है क्या था। आर्टिकल है 15 भूल जाओगे तो संविधान भूल गए, तो बताओ 15 तो याद रखना। याद नहीं आ रहा सर, पढ़ा है हमने सब। धर्म, नस्ल, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। बोलिए फिर से, धर्म, नस्ल, जाति, यस सर याद आ गया, आधार पे भेदभाव का निषेध। नस्ल, जाति की, जन्म स्थान की भेदभाव की निषेध, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये कभी नहीं बोलो, ये 5 चीजें एकदम रट डालो। फिर से बोलो, तुम बोलो 5 चीज, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान की स्वतंत्रता के निषेध। और 14 कहता है कानून के समक्ष समानता की बात। ये 14 और 15 कानून के समक्ष समानता, 14 और 15 मतलब ये आपको रोज लाइफ में इस्तेमाल है, आप रोज जब कहीं गुजरेंगे कहीं कॉमन है, क्योंकि जब देखो धार्मिक बात आती है तो आपके मुंह से निकलता है ऐसा है कि धर्म के रूप में सब बराबर है, ठीक है ना। जब कहते हैं कि तो मुस्लिम में कौन श्रेष्ठ कौन, फिर आप धर्म की बात करते हो तो धर्म के रूप में कोई भेदभाव नहीं चलेगा, ऐसा कानून नहीं चलेगा जो धर्म के रूप में भेदभाव करता है, ठीक है ना। तो ये धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, अब लिंग क्यों, भाई लिंग के आधार पे आप महिला हो, आपके साथ कोई भेदभाव हो, सरकार पुरुषों को बेनिफिट दे, या कोई व्यक्ति या कोई समाज या कोई संस्था पुरुषों को बेनिफिट दे आपको ना दे, तो आप कह सकते हो भाई लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं। जन्म स्थान के आधार पे ये हो कि आपका जन्म भारत में नहीं हुआ है, या आपको ये जो लोग कश्मीर में पैदा हुए हैं उनको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं होगा, या जो लोग इस क्षेत्र से आए उनको बेनिफिट नहीं होगा, या कल को कोई कहे कि करेली में रहने वालों को बेनिफिट नहीं होगा, तो ये क्या है, ये सब जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव हो गया है। जन्म, बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हर वक्त काम है। कानून की समझ समानता, कानून की समझ समानता अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कहता है सब बराबर है, अनइक्वलिटी है ही नहीं, इक्वल है। जब इक्वल है तो भैया कैसे आपने ये कानून बनाया, कैसे आपने ये कह दिया, जब सारी चीज इक्वल है तो फिर आप ऐसी बातें कैसे करें, अनइक्वलिटी की बात कहां से आ गई, क्लियर ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रख लो। 19 का 6 अधिकार, हमें 6 अधिकार दिए गए हैं 19 के अंतर्गत, वो 6 अधिकार पूरा रट डालो। भाई हमें कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 19 में कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अस्त्र शस्त्र रहित शांति पूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, समुदाय और संघ के निर्माण करने की स्वतंत्रता है, भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, भारत क्षेत्र में आबाद यानी लंबी अवधि तक निवास करने की स्वतंत्रता है,
वृत्ति और आजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता है। तो जब हमें इतनी प्रकार की स्वतंत्रता है तो आप हमें कैसे रोक सकते हैं, कोई चीज हमें करने से कैसे कोई मना कर सकता है, ये सारे स्वतंत्रता है। फिर हमें कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार का तो 6 मूल अधिकार रट डालिए, बोलिए पहला मूल अधिकार क्या है, बोलिए कहिए जी, बोलिए। समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 14 टू 18। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 टू 22। तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 से 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पांचवा क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल नंबर 29, 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और छठा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32 से 35। ठीक है, क्लियर? यस सर। मतलब ये कुछ चीजें ना एकदम मुंह पे बैठा लो। जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन घेर सकते हैं, और कहीं से कभी भी संविधान पे अगर क्वेश्चन आए तो उठा के पटक दो, सामने जो पूछ रहा है वो छितरा है। एकदम आपके अंदर है ना कॉन्फिडेंस भरा हो कि वो कह रहे हैं भैया रहे तो हम भी कंफ्यूजन हो रहा है, हम ही गलत ना पूछने, गलत ना बोल जाए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो कि वो खुद टॉपिक से गए, अच्छा स्टेप पर तुम भाग रहे मत, तो कहते आओ अब आए मैदान में, तुम बता देंगे, पूछ क्या पूछेगा, पूरा एकदम किसी चीज पे कॉन्फिडेंस बनाते चलो। अब इंटरव्यू की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो किसी ना किसी टॉपिक पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले को लूज कर दे, क्योंकि कितना भी बड़ा पूछने वाला हो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी होगी, और आप में अगर कॉन्फिडेंस है तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, आप इंटरव्यू आपको फेस करना, आप नेट क्वालिफाइड हो तो आपको एक ट्रिक देता हूँ, आप अपने विषय से संबंधित कुछ चीजें कंठस्थ कर डालें। जैसे आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आप हिस्ट्री में कुछ चीजें कंठस्थ कर डालें, एक चार्ट बना लीजिए कुछ चीजों का, जैसे आप एकदम से 2000 साल पहले की कुछ डेट्स से लेकर के और आज तक के जितने डेट्स में 100 चीजें हैं तो 100 डेट्स को आप एकदम 9 to 9 लिख डालिए। क्विट इंडिया में मोशन ऐसे होगा, ये ऐसे है, आयोग ऐसे बना है, सामाजिक कमीशन बना है, ये ऐसे क्रमवार पूरा सजा डालिए, सीढ़ी बना, ठीक है ना, उसको रट डालिए, सुबह शाम उठा करके एक लंबी सी चिट बनाइए अपने दीवार पे, जहां पढ़ते हो वहां ऐसे लंबी सी चिट, मतलब एक ईयर का, ये आपको हमेशा जोड़ेगा, जब कहीं आपका कोई क्वेश्चन फंसेगा ना तो ये आपको जोड़ देगा। 100 डेट याद करने का ये टारगेट कर लो कि 100 डेट रट डालना है, हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है, 100 डेट रट डालना है। अब इसके अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री आती है, इंडियन हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस का विषय आ जाता है, इंडियन हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, समझे ना, संविधान आ जाता है, संविधान की आप कुछ चीजों को रट डालिए, प्रस्तावना तो एकदम अंदर भर लीजिए, पी डालिए उठा के, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7 दिसंबर 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मर्पित करना। या अब पूरा डट कर अपने अंदर बसा लिया एकदम एक चीज को, कितने शब्द है, 88 शब्द है, कौन से 3 शब्द जोड़े गए तो वो उसको पूरा रट दिया, क्या इसके स्रोत क्या है ये रट लिया, ये कब तिथि बनी थी ये रट लिया, कब पारित हुआ ये, कब बना ये रट लिया, एक एक चीजों को, मतलब इसको बेसिक चीज। मैंने आपको जो नोट दिया वो मलाईदार है, मलाई है बस चम्मच उठाओ खाता और चबा दो, पूरा संविधान का निचोड़ दे दिया, समझे ना। तो ये इतना मतलब आप इसको, और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने पूरा नोट्स प्रोवाइड किया है, ये आप उठा करके संविधान के रूप में संविधान को उठा पढ़ेंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा। ये मैंने आपको बिल्कुल निचोड़ निचोड़ के एक एक चीज दे दिया है, रट डालिए और कुछ मत सोचिए ना विचारिए, पढ़ते चलिए, यही मजा है इसका, क्योंकि आप जितना नॉलेज गेन कर लेंगे उतना मजा आएगा आपको अपने जीवन। ये जान लीजिए ज्ञान ही शक्ति, नॉलेज इज, जितना अधिक आप नॉलेज गेन करोगे उतना आनंद आएगा जीवन में। जब आप विश्वविद्यालय पढ़ने में जाओगे जो भी आपके सामने आएगा आपके नॉलेज के आगे वो नतमस्तक,
व्यक्ति जो प्रोफेसर होता है, जो एक्सपर्ट होता है, टीचर होता है, उसकी कद काठी रंग रूप नहीं देखी जाती। प्रारंभ में हर आदमी की नजर तो कद काठी रंग रूप पे जाती है, ये तो जान लीजिए कि नाम जाति कद काठी रंग रूप पे जाती है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। लेकिन वो नजरिया थोड़ी देर में बदल जाता है जब आपके अंदर विशेष ज्ञान निकल जाता है, जब आप विशेष रूप से कोई बात बोल रहे हैं और आपकी बातें एक क्वालिटी वाली युक्त हैं, आपकी बातों में दम है, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। फिर आपसे बड़ा आइटम बम कोई नहीं है, यह जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना। अगर कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो कोई आपको कभी नहीं हिला सकता। किसी भी मंच पे आप खड़े हो जाए, आप अपने ज्ञान की ताकत पे सामने वाले को पटक देंगे। आपके अंदर का जो नॉलेज है, आपके अंदर का जो ज्ञान है, वो दूसरे व्यक्ति को निचोड़ देगा, दूसरे व्यक्ति को घबरा देगा। बस एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और जब आपके पास नॉलेज होगा, जबरदस्त ज्ञान होगा, तो आप किसी भी इंटरव्यू को कभी भी फेस कर सकते, कोई आपको नहीं रोक सकता। आपके अंदर एक ताकत होगी, आपके बोलने में एक अलग एहसास होगा, एक अलग कॉन्फिडेंस निकलता है। ज्ञान शक्ति है, ये नोट करिए। मिशेल फोको ने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। और ये नॉलेज आपको हर रास्ते पे, हर स्तर पे, हर लेवल पे आपकी स्थिति को उठाएगा, अपलिफ्ट करेगा, आप कहीं पे भी जाए। मैंने भी आपको बताया कि आप अगर किसी इंटरव्यू में गए हैं, आपने कुछ चीजों को कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू की सबसे अच्छी प्रिपरेशन का रास्ता मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीजें आपके अंदर कंठस्थ हो जानी चाहिए, कुछ चीजें आपके अंदर समा जानी चाहिए। अपने टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी चीजों को आप एकदम लर्न कर डालें। मैंने भी आपको बताया, आपने हिस्ट्री पढ़ते हो तो ठीक है, आप एक काम करो, हिस्ट्री के अंतर्गत 100 डेट एंड इवेंट्स, 2000 सालों में जो भी घटनाएं घटे उनका 100 डेट्स एंड इवेंट्स, उसको उठा करके आप क्रमवार सजा लीजिए पूरी तरीके से, और फिर क्रमवार उसको रट डालिए एकदम से। ये कृष्ण मिशन आया, फिर ये हुआ, एक एक चीजों का आपको एक डेट एंड ईयर वाइज 100 चीजें आप रट डालिए। आप इतना तो करेंगे तभी तो आप कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और ये आप नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होना मुश्किल है। इसी तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन से भी मैंने आपको कहा, पेयर एक्ट उठाइए और लगभग पहले 51 आर्टिकल्स तक रट डालिए। पहले 51 आर्टिकल्स आपको याद हो जाने चाहिए, एक एक तत्व आपको रटे होने चाहिए पहले 51 आर्टिकल्स तक। कोई आपको रोक ना सके किसी भी कीमत पे, आप हार नहीं सकते अगर आपके अंदर चाह हो जाएगी जबरदस्ती। ये नोटिस कर लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपको आपके ज्ञान की वजह से हरा नहीं सकता, और अगर आप हारते हैं तो आप अपने ज्ञान की कमी की वजह से हारते हैं। आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसके पीछे मैं मान सकता हूँ 1-2% की फाइला, और ये भी मान सकता हूँ कि कुछ लोग सोर्स सिफारिश वाले होंगे जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन हो गया होगा, लेकिन 100% ऐसा नहीं है कि हमेशा सोर्स सिफारिश के लिए होता है। क्योंकि 100% जिस दिन करप्शन हो जाएगा उस दिन क्रांति आ जाएगी। 100% अगर करप्टेड लोग अगर विश्वविद्यालय में पहुंच जाएंगे तो शिक्षण नहीं हो जाएगा, क्वालिटी बेस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 100% लोग करप्ट हैं, कोई ना कोई ईमानदार होता है, और अगर कोई ना कोई ईमानदार होता है तो मेरी बारी है, मैं सबसे ईमानदार बन के और मैं अपने कार्य को पूरी जोश के साथ, जोश के साथ, कर्तव्य निष्ठता के साथ करूंगा। ऐसा प्रण लेकर काम करना शुरू करें। जब एक बार आप ऐसा प्रण रख लेंगे तो कोई भी आपको कभी भी हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। कुछ चीजों को कंठस्थ करके चलिए, ये अपने जीवन में बात। आज अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कुछ याद है, आपको कोई भी चीज याद है, तो आप नर्सरी से लेकर आज तक चले आ रहे हैं, और अभी आपसे मैं कुछ चीज पूछूं तो आपको कुछ रामायण की चौपाई भी याद नहीं होगी, कुछ किसी पोएट्री तक या पोएम तक याद ना होगा, बस कुछ मुंह से निकलेगा, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेन ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज स्लंग। वो जो चीजें आपने नर्सरी लाइन से जबरदस्ती ठूस के आपको रटा दिया। इसलिए आपको कुछ चीजें अपने जीवन में अपने आप को कंठस्थ कर लेना बहुत जरूरी है। कुछ चीजों को आप अपने अंदर बसा लीजिए, कुछ चीजों को रट डालिए, कुछ चीजों को कॉन्फिडेंस में ले लीजिए, कुछ चीजों का कॉन्सेप्ट इतना बेहतर बना लीजिए कि अगर सामने वाला पूछना चाह रहा हो, ना भी चाह रहा हो, तो आपके नॉलेज से वो ज्ञान ले। आप इंटरव्यू में जाइए, आप इंटरव्यू में जब पहुंचे तो उसको सामने वाले को अपने ज्ञान की चक्रव्यूह में फंसाइए। मान लीजिए आपको संविधान का अच्छा नॉलेज है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल को बेहतर रूप से तैयार करके गए हैं, अब सामने इंटरव्यू में आपके सामने इंटरव्यूअर कुछ बातें पूछ रहा है और कहीं से वो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की ओर झुका, तो आप उसको लपाक से फंसा लीजिए।
तुरंत अपनी बातों में तुरंत ही किसी न किसी रूप से प्रस्तावना में गिर जाए, आपने प्रस्तावना रख रखा है तो तुरंत ही बातों बात में जी सर हाँ कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रस्तावना में ये बातें कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंचनिर्देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना के स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और असर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित इतिहास तारीख 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमिकों को इस द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं समर्पित करते वो मंत्रमुग्ध हो जाए, वो आपकी बातों में एकदम से फंस जाएगा, उसे लगेगा हाँ नॉलेज है। और फिर उसके बाद आप अपने नॉलेज में उसको ऐसा घुमा दीजिए कि वो आपसे प्रश्न इसलिए पूछने लगे ताकि उसको ज्ञान हो, उसके मस्तिष्क पे आप सवार हो जाए, इंटरव्यूअर के मस्तिष्क पे आप चढ़ जाइए, उसको ऐसा लगने लगे कि इस व्यक्ति से हमें कुछ मिल रहा है और ये व्यक्ति विश्वविद्यालय परिसर में जाकर टीचिंग करेगा, ये विश्वविद्यालय या किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र में जाएगा, ये व्यक्ति अगर किसी भी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचेगा तो ये अपने ज्ञान से काफी कुछ परिवर्तन कर देगा, ये अपने ज्ञान से एक सृष्टि एक नव निर्माण कर देगा। तो आपके ज्ञान में इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी ओजस्वी होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति नतमस्तक हो, तो नतमस्तक करने का प्रयास करिए और इसलिए आपको निरंतर अभ्यास करना है, निरंतर प्रयास करना है कि आप अपने अंदर ऊर्जा यानी ज्ञान को संकलित करिए, पिपासु बनिए, जितना हो सके नॉलेज को खाते रहिए, नॉलेज को लेते रहिए, हर समय नॉलेज को के प्रति भागिए और एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब नॉलेज बढ़ेगा, तो नॉलेज बढ़ाते चलिए। अब ये समय अगर आपके लिए कोरोना का पीरियड है, आप कहते हो कि हम घर से नहीं निकल पाते, सब हम कहीं जा नहीं पाते, तो क्या जरूरत है घर से निकलने और जाने की, आपके पास बहुत से माध्यम है, आपके पास किताबें जो हैं उनको पढ़ डालिए, जो आप काल में कभी नहीं पढ़ पाए थे उन्हें आज उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो भी नॉलेज देंगे। जो आपके टेक्स्ट बुक्स आपके पास मौजूद है उनको अध्ययन करिए, आज तो बहुत अच्छा सोर्स है इंटरनेट का, इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब और तमाम संसाधनों पे बहुत से मैटर मिलते हैं, बहुत से नॉलेज जो कि किताबों में भी नहीं है, जितना अपडेट मैटर वो देते हैं वो तो आपको कहीं से मिलेगा नहीं। आप इंटरनेट पे सर्च इंजन में जाइए, सर्च इंजन पे बैठ करके हमसे रिसर्च करिए, रिसर्च मत करिए, अपने टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक उठाइए और उसके बाद उठा करके पूरा उसका रिसर्च स्टडी कीजिए, विकिपीडिया पे जाइए, सर्च करके गूगल पे जाइए, चीजों को ढूंढिए, बहुत से साइट पे उसको स्टडी कीजिए। अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर रिसर्च करना है, हम उस गहराई से उस पैनी नजर से देखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कमियां हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या खूबियां हैं, इससे पूर्व की जो शिक्षा नीति बनाई गई है और वर्तमान की शिक्षा नीति में क्या बदलाव हो चुका है, दोनों शिक्षा नीतियों का कंपैरेटिव स्टडी करें। 1968 की शिक्षा नीति, 1986 की शिक्षा नीति और 2019 का ड्राफ्ट और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बन के हमारे सामने आया है, इन सभी शिक्षा नीतियों में क्या नया हमें देखने को मिला या क्या बदलाव हुआ, वर्तमान के अनुसार और क्या चेंजेस होना चाहिए, वैश्विक परिदृश्य में क्या चल रहा है। हम भारत में रहते हैं तो भारत की शिक्षा नीति है, लेकिन यूरोप की शिक्षा नीति क्या है, अमेरिका की शिक्षा नीति क्या है, हमारे पड़ोसी देश है चाइना की क्या शिक्षा नीति है, बांग्लादेश की क्या शिक्षा नीति है, पढ़ डालिए फिर शिक्षा नीति के ऊपर गहराई से रिसर्च कर डालिए, आपके पास समय कम पड़ जाएगा पर नॉलेज आप उतना एकत्रित कर लेंगे कि कॉन्फिडेंस रहेगा और फिर आप जिससे बात करेंगे कॉन्फिडेंस से बात करेंगे। ये स्टडी करने का तरीका है। अब इस समय आप सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करिए अपने मेजर टॉपिक्स पे। अब आप अगर सब्जेक्ट पढ़ लें तो सब्जेक्ट्स का भी मैं आपको तरीका पढ़ाता हूँ, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट स्टडी करना है। आप 15 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए और सामने फैला दीजिए। आप हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट, ठीक है, आपने अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट उठाया रखा सामने, इतिहास आपके सामने है, 15 साल का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक उठाइए जो नेट पूछा गया, सिविल में है तो सिविल का उठाइए, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसको सामने रखिए और उठा करके 15 साल के क्वेश्चन को स्क्रूटनी करना शुरू करें। 15 साल के क्वेश्चन को स्क्रूटनी कीजिए और देखिए कि साहब 15 साल के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा गया। अब 15 साल के क्वेश्चन सपोज करिए आपने 1 से 1,500 क्वेश्चन को देखा है और आप क्या करें, उनको 10 से 15 टॉपिक में डिवाइड करें। जब आप क्वेश्चन को छाटेंगे तो ऑटोमेटिकली निकलेगा कि हाँ भाई ये इस पीरियड का क्वेश्चन है, ये इस एरा का क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन से क्वेश्चन है। आप उसको चैप्टराइज करिए, अपने अनुसार चैप्टराइज कीजिए, खुद चैप्टराइजेशन बनाइए कि हाँ साहब गांधी से इतने क्वेश्चन आए, हाँ साहब ये नेशनल मूवमेंट से इतने क्वेश्चन आए हैं, हाँ साहब ये वैदिक एरा से इतने क्वेश्चन आए। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को उठाकर के शॉर्टलिस्ट करना है। समाजशास्त्र में तो ठीक है, कितने दिनकर से कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, श्रीनिवास से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, घुरिये साहब से इतने क्वेश्चन पूछे गए,
हबरमास से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, एंथनी गिडियन से इतने क्वेश्चन पूछे गए। अब आपने क्या किया, स्क्रूटनी कर डाला, उसको छांट दिया, टेबल बना दिया कि सब किससे कितना क्वेश्चन पूछा गया। अब आपके सामने एक साफ साफ फिगर आ गई कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन श्रीनिवास से पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो गांधी से पूछे जा रहे हैं, अंबेडकर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरीके से आपके सामने एक स्ट्रेटजी प्लान हो जाएगी। ये पहले करने की जरूरत है, पढ़ने से पहले आपको प्लानिंग बनाने की जरूरत है। तो प्लानिंग बनाइए, मैं आपको बताता हूँ ऐसे प्लानिंग आप करिए। आप इसे जो स्कूटनी कर डालिए, उठाकर सब चीजों को छांट दीजिए। जब छांट लेंगे तो आपके सामने निकल आएगा कि मुझे सबसे ज्यादा मेहनत किस पोर्शन पे करना है। अब मैं टाइमिंग मैनेजमेंट करूं कि भाई ये मेरे पास 10 पोर्शन है, 10 पोर्शन पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मेहनत इस पे करना है। तो हम अगर 12 घंटे डेली पढ़ते हैं तो 12 घंटे डेली पढ़ने के हिसाब से इस पोर्शन पे हमें ज्यादा से ज्यादा वर्क देना है, इससे पोर्शन पे ज्यादा से ज्यादा समय देना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। हमारे पास 12 घंटे है तो 12 घंटे को हम टाइम टेबल के अनुसार सेटअप करें। अब 12 आवर्स हमें मिला है तो इस 12 आवर्स को हमें अरेंज करना है। हम इसे भाग में बांट लें कि भाई हमें कितने घंटे में क्या काम करना है, इसको शॉर्ट कर लिया जाए। तो साहब 6-6 घंटे के मेरे पास 4 स्लॉट है, तो पहला 6 घंटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है सोने के लिए, तो हम सो जाए। अगला 6 घंटा हम वो काम करें जो हमारे लिए कोर स्टडी का नाम है, यानी कि हम डेली 6 घंटा हमें पढ़ना है तो इसको कोर स्टडी में रखते हैं। अगले 6 घंटा हम उन चीजों को पढ़ें जो कि हम डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं। तो या हम इसको उसमें रख सकते हैं कि भाई हम शॉर्ट टाइम में जो बातें पार्ट टाइम स्टडी करें, ये भी हमारा स्टडी का पोर्शन है। अब कोचिंग जा सकते हैं तो कोचिंग की स्टडी हो सकती है, यहाँ पर हम मैगजीन न्यूज़पेपर जो भी चीजें हैं उसको रख सकते हैं। इस तरह से हमने 12 घंटे पढ़ने का रख लिया। अब ये बाकी के 6 घंटे में 4 घंटा हमने अपने दैनिक क्रियाओं के लिए व्यक्त किया और 2 घंटा हमने मनोरंजन के लिए छाट दिया। अब 12 घंटे हमने डेली स्टडी करना है, ये हमने निकाल दिया कि हम 12 आवर्स स्टडी करना है। 12 आवर्स का एक हमारे सामने एक ड्यूरेशन बन गया। 12 घंटे हमको स्टडी करना ही करना है, चाहे जैसे भी। 12 आवर्स आपको डेली रेगुलर स्टडी करना है। अब आपने अपना प्लानिंग सेटअप कर लिया। अब इस 12 आवर्स में आपने अपने जो 12-13 यूनिट छाटे हैं, अब उनके अकॉर्डिंग आप देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस यूनिट से पूछे जा रहे हैं उस पर हम ज्यादा समय दे दें, प्लस हमें रिवीजन का भी इसी के अंतर्गत करना है। एक स्ट्रेटजी प्लानिंग बनाकर अगर हम काम करेंगे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। और फिर इसके बाद आप खुद एहसास करेंगे कि सिर्फ 2 महीने 3 महीने के अंदर आप में एक अलग बदलाव आ चुका होगा, आप में एक नया चेंजेस आ चुका होगा, आप एक दूसरे प्रकृति के व्यक्ति बन चुके होंगे, आपके अंदर एक सोचने और समझने की क्षमता ही बदल चुकी होगी, आपके अंदर नॉलेज का कमांड विकसित हो चुका होगा। आप दूसरों से बात करेंगे तो आप खुद एहसास करेंगे दूसरे आपको एडमायर कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज बोलेगा तो लोग चुप हो जाएंगे, लोग सुनने लगेंगे। आप बोलोगे और ये लोग सुनने लगेंगे और आप जानते हो कि आप गलत नहीं बोल रहे हो, इसलिए आप गलत नहीं सुनोगे और कोई गलत बोलेगा तो आप सुधार कर दोगे। और फिर इसके बाद आपके अंदर एक पैनी नजर विकसित हो जाएगी। फिर आपको खुद ये एहसास होगा कि मुझे और नॉलेज चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं टूट गया था, यहाँ मेरी हलक से आवाज निकलना बंद हो गया था, यहाँ मैं लड़खड़ा गया था। डिस्कशन करिए, डिस्कोर्स करिए, जितना हो सके अपने ग्रुप में मीटिंग कीजिए। मैं आपको सबसे अच्छी सलाह देता हूं, अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो आप ग्रुप बनाइए। आप 2-4 फ्रेंड्स के ग्रुप बनाइए। अगर आप इस समय ऑफलाइन रूप से लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप वीडियो का प्रयोग करिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, 5 लोगों के फ्रेंडशिप सर्कल का एक ग्रुप बना लीजिए। अपने ही तरीके के 4-5 लोगों को जोड़ लीजिए। जूम पर भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुप बना करके आपस में डिस्कशन कीजिए। कोई एक टॉपिक पे आप सप्ताह में 1 दिन का डिस्कशन रखिए। हर संडे को आप 4 घंटे 3 घंटे का डिस्कशन रखिए। अपने क्लास के फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाइए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए। साथ में बैठ करके एक लंबी समय तक एक दूसरे से इंटरेक्शन कीजिए। इस तरीके के अगर 4-5 फ्रेंड्स है, अच्छे फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रुप ये जान लीजिए अच्छे फ्रेंड्स बहुत अच्छा वो आपके नॉलेज को विकसित कर सकते हैं। अगर आपके पास लेबरियस फ्रेंड्स हैं तो आपसे उससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकता। आपके वो फ्रेंड्स आपका विकास करेंगे और अपना भी विकास करेंगे। तो आप इन फ्रेंड्स को साथ में जोड़िए, इनके साथ ग्रुपिंग कीजिए और साथ में बैठ करके घंटों डिस्कशन कीजिए किसी एक टॉपिक पे। वो आपके अपने विषय के टॉपिक भी हो सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के भी टॉपिक हो सकते हैं, कॉमन कंपलसरी पेपर के भी हो सकते हैं, टीचिंग का भी हो सकता है, रिसर्च का भी हो सकता है। परंतु ध्यान रहे अनावश्यक बातों को करके टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। अपने टाइम को बचाते हुए एक दूसरे से इंटरेक्शन करिए और अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आप सफलता 100%। तो मैंने आपको कुछ गुरु मंत्र बताया। सबसे पहली बात टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपने कर लिया तो आप जीत गए। अब डेली एक आदत बना लीजिए। मुझसे बच्चे कहते हैं सर मैं टाइम नहीं पाता, मैं टाइम नहीं पाती, मेरा समय निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि टाइम को पकड़ के नहीं चलते। अपने समय को एकदम जगह के चलो।
आपने काम करना है अपनी डेली रूटीन में। सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बनाइए कि साहब 20 सुबह उठकर मैं इस तरह से काम करूंगा। अब आज मैं अगर आपको टाइम टेबल बनाने के लिए कहूंगा तो सबसे पहली बात अभी बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, मैंने टाइम टेबल बना लिया कि सुबह 4 बजे उठूंगा। अब उठते हैं 8:30 9 बजे और अचानक टाइम टेबल बना लिया 4 बजे, तो पता क्या होगा, पता ये होगा कि आप अगले दिन सुबह 4 बजे उठने की वजह से सो ही नहीं पाएंगे। अब नींद तो आपकी 2 बजे आती है, जब 2 बजे आप सोएंगे तो 4 बजे उठेंगे कैसे? 4 बजे उठेंगे तो फिर नींद आएगी, आपको करवाएंगे थोड़ा सा लेट लिया जाए यार, एकदम उलझन हो रही है, एकदम तबीयत खराब हो रहा है, फीवर आ रहा है या ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा लेट है, फिर उसके बाद वही टाइम टेबल बिगड़ जाए। इसलिए अचानक परिवर्तन मत लाइए। आप 8:30 पे उठते हैं, आप 7 बजे से शुरू, मतलब धीमे धीमे रफ्तार, धीमे धीमे चेंजेस लाइए। 7 बजे उठूंगा, ऐसे ऐसे कार्य करूंगा, ऐसे टाइम टेबल बनाइए। 12 घंटे एक साथ नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, क्रमिक रूप से 5 से 6 घंटे का टाइमिंग शुरू करिए। 5 से 6 घंटे अध्ययन करूंगा, ऐसे अपनी योजना बना लीजिए। 6-6 घंटे, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बैठने की आदत। सबसे पहली बात है बैठने की आदत। अगर आप बैठने की आदत डाल लेंगे तो वो आदत आपको हमेशा बैठने की ओर केंद्रित करेगी। चलो भाई टाइम हो गया बैठो, चलो भाई टाइम हो गया बैठो, ये चीज आपके अंदर जागृत हो जाएगी। समय हो गया मेरे पढ़ने का, मुझे जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। तो ये आपके अंदर पॉजिटिवनेस है, और ऐसी पॉजिटिविटी ही आपको वर्क कराएगा, ऐसी पॉजिटिविटी आपको रियल पर्सन बना देगा। और इस तरीके से आप वर्क करना शुरू करें। टाइम मैनेजमेंट सबसे पहली बात, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा स्टडी मैनेजमेंट, क्या पढ़ना है। तो पहला तो कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा है कि क्या पढ़ना है आपको, वो मैंने आपको बताया कि आप अपने जो टॉपिक्स हैं आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उनको शॉर्ट लिस्ट कीजिए, उनको एक प्रकार से टैबलेट कर लीजिए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। वो 15 साल के क्वेश्चन को उठाकर आप टैबलेट कर लीजिए। तो ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा, और बाकी आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, जितना हो सके नॉलेज गेन करके। जब ये 2-3 चीजें आप अपने अंदर ला लेंगे तो कोई भी आपको किसी भी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होने से नहीं रोक सकता। रिटन भी आपका कभी नहीं रुकेगा, और इंटरव्यू भी आपसे आपका कोई छीन नहीं सकता। हमेशा आप सफल व्यक्ति होंगे, ये नोटिस करिए। ठीक है, क्लियर? क्लियर बेटा, बात समझे मैंने जो अभी आपको बताया? यस सर। बस अब ये मैंने आपको आज काफी चीजें बताई, चलिए थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं। ओके, आवाज रुक रुक कर आ रही है। कोई बात नहीं है, थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है, बाकी मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, तो देयर विल बी नो इशू। जी, इस समय स्क्रीन पर नोट्स दिखाई दे रहा है? यस सर दिख रहा है। ओके, अब 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो कि भारतीय संविधान का संरक्षक है। भारत का सुप्रीम कोर्ट काफी शक्तिशाली है। भारत के संविधान में इसे काफी शक्तिशाली बनाया है। क्यों, किस संदर्भ? भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना, देश की आजादी में संविधान लिखा गया। इस संविधान के तहत भारत में रूल ऑफ लॉ लागू, कानून का शासन, संविधान का शासन। भारत में जो संविधान में कहा गया उसके अकॉर्डिंग। अब भारत के संविधान में बहुत सी बातें वर्णित हो गई। प्रस्तावना में ही कह दिया गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य बनाना चाहते हैं। अभी कुछ बातें जो स्थिर हैं, इनके तहत भारत में शासन किया जाएगा। भारत का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। संविधान में यह बात कहा गया कि संविधान में बदलाव हो सकता है, परंतु ऐसा बदलाव नहीं हो सकता जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को रूपांतरित करे, यानी जो आत्मा है उसको चोटिल करे। भारत के संविधान की प्रस्तावना को चोटिल नहीं किया जाएगा, ऐसे बदलाव नहीं होगा कि प्रस्तावना में चेंजेस हो। जैसे प्रस्तावना में अगर धर्मनिरपेक्ष कहा गया है तो भारत में धर्मनिरपेक्ष ही संदर्भ में भारत को देखा जाएगा। कोई भी सरकार, कोई भी शासन व्यवस्था कायम
हो जाए, परंतु धर्मनिरपेक्षता कायम। अब ऐसे में कोई ऐसी शासन व्यवस्था आई जिसने भारतीय स्वरूप को बदलना चाहा, यानी भारत के स्वरूप को चेंज करना चाहा, भारत में धार्मिकता को लाना चाहा, हिंदू धर्म को। मान लीजिए एक ऐसी सरकार जो फुल मेजॉरिटी, जो जैसा चाहे वैसा बिल पास कर, और वो हिंदू भाव से प्रेरित है। ऐसे में उस सरकार द्वारा एक बिल लाया जाता है जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के संबंध में बिल लोकसभा से पारित हो गया और भारत हिंदू राष्ट्र होगा, ये कहा गया। राज्यसभा में भी गया और राज्यसभा से भी ये बिल पारित हो गया कि राज्यसभा द्वारा भी भारत हिंदू राष्ट्र होगा। इसके बाद राष्ट्रपति की बात आती है दस्तखत करने। कई बार ऐसा देखा गया कि राष्ट्रपति रूलिंग पार्टी के तहत पसंद का व्यक्ति ही सेलेक्ट। एक प्रकार से राष्ट्रपति के ऊपर रूलिंग पार्टी का दबाव दिखाई देता, और मान लीजिए राष्ट्रपति ने भी रूलिंग पार्टी के पक्ष में दस्तखत कर दिया और एक ऐसा बिल पास हो गया जिसमें भारत धर्म की ओर झुका हुआ देखा, किसी धर्म के दृष्टिकोण से बनाया गया है, और भारत धर्मनिरपेक्ष से हटकर हिंदू धर्म पर आधारित, जैसा कि बहुत से अन्य देश कहते हैं वी द इस्लामिक कंट्री, वैसे ही भारत वी द हिंदू कंट्री। तो बिल पास हो सकता है, बिल्कुल पास हो सकता है, और संसद के तीनों स्तरों से पारित भी हो सकता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति द्वारा दस्तखत। लेकिन फिर इसके बाद बिल लोकतांत्रिक प्रणाली से जरूर पास हो, भले ही 80 से 90% या 100% जो सांसद सदस्य थे, राष्ट्रपति, सबने मिलकर इसे पारित कर दिया। लेकिन ऐसा बिल जो भारत की प्रस्तावना को चोटिल कर, प्रस्तावना में जो वर्णित है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष, प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष वर्ड, इसके विरोध में ये बिल बने। तो ये बिल चैलेंज के लिए सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखा। सुप्रीम कोर्ट इस बात की विवेचना, समीक्षा क्यों करेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट संविधान का गार्जियन है। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि वास्तव में जो ये बिल बनाया गया ये एक्यूरेट है, सही है, संविधान अनुरूप है या नहीं। अगर संविधान की आत्मा का इसने भेदन किया, संविधान की आत्मा को दुख पहुंचाया, तो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है, डिसॉल्व करता है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां अपार दिखाई, यानी लोकतांत्रिक प्रणाली से हुआ बिल, लोकतांत्रिक प्रणाली से पास हुआ बिल, राज्यसभा, लोकसभा से पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति के मुहर से लगा बिल, देश की रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाया गया बिल, केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसॉल्व हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस उसे डिसॉल्व कर सकते। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की शक्ति यही स्पष्ट हुआ। क्या ऐसा कभी हुआ? हाँ, ऐसा हुआ। कुछ ही समय पहले राष्ट्रीय न्यायिक परिषद के संबंध में एक बिल पास हुआ। इस बिल में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी संसद के माध्यम से इस बिल ने कहा कि जजेस की नियुक्ति के संबंध में जो बहुत पहले से अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कॉलेजियन सिस्टम है, उसमें बदलाव होना चाहिए। अभी तक जो सिस्टम चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जजेस की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट जजेस ही कर, यानी जज ही जज का सिलेक्शन। इस पे कई बार ये देखा गया कि ट्रांसपेरेंसी का अभाव अदा, जिन वकीलों ने या जिन जूनियर जजेस ने सीनियर जजेस की चाटुकारिता की, उनके फेवरिंग किए हैं, उनका सिलेक्शन जज के रूप में, और ये होते हुए भी देखा गया, परंतु प्रमाण नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये देखा गया कि अक्सर इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी। इस हेतु में
एक लोकतांत्रिक प्रणाली होनी चाहिए जिसमें जजेस ही जजेस की नियुक्ति ना करके कोई अलग पैनल बनाया जाना चाहिए। इस पर फिर राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का एक बिल पास होता है जिसमें इसकी अध्यक्षता, इस न्यायिक परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा और अन्य सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री द्वारा 2 अन्य व्यक्ति। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रधानमंत्री और उनके द्वारा सुझाए गए 2 अन्य व्यक्ति से मिलाकर तो 3 व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं जो 5 में से 3 का बहुमत हो जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए। इसके बाद नेता विपक्ष भी हो सकता है अपनी फेवरिंग के जज के लिए प्रेफर करें। कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो कई बार क्या अक्सर ये है कि जो सांसद हैं उनके खिलाफ बहुत से मुकदमे चल रहे हैं और रूलिंग पार्टी के पक्ष में वो फेवर करते हैं ताकि रूलिंग पार्टी उन्हें बचाए, उनके साथ भी हो सकती है। अतः ऐसे दृष्टिकोण से ऐसे जजेस का सिलेक्शन करने का उचित विचार या विचार आ सकता है जो उनके फेवर या जिनके अधीन उनके मुकदमे। अब चीफ जस्टिस अकेला पढ़ सकता है और उसकी बातें कहने के बाद भी उसकी वोट नहीं होगा, डिसाइड नहीं होगा। और इस प्रकार से ये देखा जा सकता था कि ऐसे जजेस सिलेक्शन हो सकते हैं जो कि संसद सदस्यों, विशेष रूप से लीडर्स द्वारा अब सिलेक्ट हो। तो ये तो एक प्रकार से देखा जाए तो ज्यादा बड़ी हानि होती हमारे जुडिशियल सिस्टम का। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस बिल को, जो कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति द्वारा पारित हो चुका है, इस बिल को डिसॉल्व कर ये कहते हुए कि इससे न्यायपालिका, कार्यपालिका का हस्तक्षेप और सत्य साफ रही। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति बहुत अलग है। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत शक्तिशाली संस्था है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सशक्त है और भारत में सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। अतः कितना भी कार्यपालिका चाहे परंतु अपने मन का हमेशा नहीं कर सकता। अगर कहीं से भी ऐसा दुष्प्रेरण दिखेगा जो संविधान को आघात पहुंचा रहा होगा, संविधान की मूल प्रस्तावना को चोट पहुंचा रहा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट संविधान के हर एक एस्पेक्ट की बारीकी से अध्ययन करेगा। संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए 88 शब्द क्या कहे गए? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मनिर्भर कर। अब ये जो प्रस्तावना में 88 शब्द हैं, 88 शब्दों में बदलाव नहीं। वैसे तो प्रारंभ में जब संविधान बना तो संविधान में बदलाव की बात रखी गई, लेकिन सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए और 85 से इसे 88 कर दिया। लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया कि अब कभी भी इसमें कोई बदलाव नहीं, तो संविधान की प्रस्तावना में कोई बदलाव ना होगा, ना कोई शब्द हटाया जाएगा, ना ही कोई शब्द छोड़ा जाएगा। हाँ, संविधान में बदलाव हो सकता है, किसी भी एक्ट में, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी आर्टिकल में, अनुच्छेद में चेंजेस हो सकता है या अनुच्छेद में और बढ़ाए जा सकते हैं, बातें जोड़ी जा सकती है। लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया कि बढ़ाया जा सकता है आर्टिकल्स में, लेकिन ऐसा कोई भी बदलाव नहीं होगा जो कि आत्मा को चोटिल करे। जैसे संविधान के अनुच्छेदों में कहा गया है, संविधान में वर्णित है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा और राष्ट्रीय न्यायिक परिषद के बनने के बाद एक प्रकार से कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप होगा और ऐसा होने के बाद वो वेल डिजॉल्व होगी। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सशक्त शक्ति है। अब आज थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के विषय में, संविधान में क्या क्या वर्णन है, संविधान में से किस अनुच्छेद के तहत क्या कहा गया है, हम उसकी चर्चा करें।
तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आर्टिकल नंबर 124। आर्टिकल नंबर 124 कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसके गठन और उसकी स्थापना। इसके बाद आर्टिकल नंबर, हम मुख्य आर्टिकल्स की चर्चा करेंगे। आर्टिकल नंबर 127 में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करेंगे, यानी एडहॉक जजेस नियुक्त किए जा सकते हैं। एडहॉक जजेस का मतलब हो गया ऐसे जजेस जो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था का मतलब है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होगा, जो कि अतिरिक्त संबंधित मुकदमों का अध्ययन कर सकेंगे, यानी उस पर निगरानी करेंगे। क्योंकि देखा गया सुप्रीम कोर्ट में बहुत से ज्यादा केसेस पेंडिंग, तो उन केसेस को पेंडिंग करने के दृष्टिकोण से, उनको सॉल्व करने के दृष्टिकोण से एडहॉक जजेस बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 129 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। दैट मींस सुप्रीम कोर्ट टू बी अ रिकॉर्ड क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी कहा जाएगा वो एक अभिलेख के रूप में साबित होगा। वो जो कह देंगे, जो उनके वर्डिक्ट होंगे, डिसीजंस होंगे, वो आने वाले सभी मुकदमों के लिए एक माइलस्टोन साबित, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई बात कहा है तो वो माइलस्टोन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यानी सभी समस्त प्रकार के लोअर कोर्ट्स में उसे माइलस्टोन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि उसी पर ही कार्रवाई हो, लेकिन उनको माइलस्टोन के लिए किया जाएगा। अगर किसी फैसले में किसी जज ने किसी व्यक्ति को जो 3 से 2 मिला सकता था, लेकिन उसको छूट दे दी या किसी प्रकार की रियायत दे दी, तो वो भी एक माइलस्टोन साबित होगा। ऐसे ही किसी अन्य मुकदमे के साथ, इसीलिए इसे एक अभिलेखीय न्यायालय कहा गया। इसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 143 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रमुख है। संविधान में कहा गया कि राष्ट्रपति देश का एक प्रमुख मुखिया है और राष्ट्रपति सारे फैसले लेगा देश के कल्याण के लिए, अभिवृद्धि के लिए। लेकिन राष्ट्रपति जरूरी नहीं कि वो लीगल व्यक्ति हो, लीगल क्षेत्र से आए। हो सकता है उसे लॉ का ज्ञान ना हो, संविधान का हो, लेकिन ऐसे में राष्ट्रपति लीगल एस्पेक्ट जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइसेस देने के लिए आती है। परंतु यह ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति एडवाइस देगा सुप्रीम कोर्ट से, परंतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उस एडवाइस पे वो कार्य करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य है राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए, अगर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में सदस्यों की संख्या अगर हम देखें न्यायाधीशों की, तो एक मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 30 अन्य न्यायाधीश हैं। इस प्रकार से कुल न्यायाधीशों की संख्या 30 हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में संवैधानिक पीठ पर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कई बार आपने सुना होगा एक संवैधानिक पीठ है। इसका मतलब है कि संविधान के संबंध में कोई भी विवेचना हाई कोर्ट नहीं कर सकता। इस आशय पे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे पीठ से जिसमें संवैधानिक विवादों के बाद उसकी सुनवाई के लिए सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही ये प्रक्रिया संबंधी नियम बनाएगा, व्यवस्था करेगा। संवैधानिक पीठ गठित, यानी संविधान के अंतर्गत अगर कोई विवेचना हो किसी भी मामले में, कोई भी मुकदमे में, ऐसा हुआ कि संविधान में यह कहा गया है, सही कहा गया, गलत कहा गया, संविधान के अनुसार इसका क्या अर्थ निकला, अगर ऐसी विवेचना सामने आती है तो इस विवेचना के संबंध में केवल और केवल अध्ययन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को, कोई हाई कोर्ट संविधान पर कोई भी विवेचना नहीं कर सकता। और ये भी सुप्रीम कोर्ट अकेले 1 या 2 या 3 जजेस के पैनल के साथ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट जब ऐसा करेगा तो वो 5 जजेस की एक संवैधानिक पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, और वो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ ही कोई फैसला कर सकती है। इस प्रकार से संवैधानिक पीठ की बात, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात संविधान में कहा। और ये अक्सर देखा गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मुद्दा उठा था जब नोटबंदी का मैटर हुआ था। नोटबंदी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नोट जो वर्तमान में चलन में है उनमें 500 और 1000 की नोटें वो बैन हो जाए। ऐसा कहते ही देश में हाहाकार की जैसी स्थिति हो गई और काफी बड़े पैमाने पर विरोधियों ने इस पर विरोध जताया। इसी के तहत बहुत से लोगों ने देश के विभिन्न कोर्ट्स में जाकर अपील कर, विपक्ष ने
हर हाई कोर्ट में जाकर प्रयास किया अपील करने। दिल्ली को हाई कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक और तमाम हाई कोर्ट्स में अपील किया गया कि ये संविधान का उल्लंघन है। अपील किया गया कि ये इकोनॉमिक बैंड एक प्रकार से हमारे राइट्स का, मूल अधिकारों का हनन और मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, अतः इस प्रकार संविधान इसकी व्याख्या। हाई कोर्ट ने, देश के सर्वोच्च हाई कोर्ट एक स्वर में एक फैसला इस पर सुनाया कि मामला संवैधानिक तंत्र का ऊपर विवेचना का है। संविधान की विवेचना का मुद्दा हाई कोर्ट नहीं देख सकता, अतः ये सारा चीजें, सारे विवाद एक जगह ही जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इसकी विवेचना करेगा। खैर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा कि मामला अर्थतंत्र व्यवस्था का है और ऐसी व्यवस्था सरकार के अधीन। सरकार जो सही समझती है अर्थतंत्रीय व्यवस्था के रूप में अपने नियम बना सकती है जिससे अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला सुनाया कि सरकार की क्रियाएं सरकार के दृष्टिकोण से हम उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाँ, सरकार जल्द से जल्द लोगों की समस्या को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था के तंत्र को बहाल करे। लेकिन विवेचना का मुद्दा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के संवैधानिक मुद्दा विवेचना कौन करते हैं? सुप्रीम। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यता। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता। तो न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की नियुक्त होने के लिए ये कहा गया है कि वही व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है जिसकी आयु 65 वर्ष से कम है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आयु 65 वर्ष से कम है। दूसरा, वो भारत का नागरिक हो। तीसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है। लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है। तो अगर वो किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल माना जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं तो किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, यानी उसने लीगल एडवोकेसी की हो, ऐसे रजिस्टर्ड उसने एडवोकेसी की हो, एडवोकेट, तो उसे भी वैध माना जाएगा। एक और अन्य बात भी रखी गई कि राष्ट्रपति की दृष्टि से, यानी इन द विजन ऑफ द प्रेसिडेंट, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का उच्च कोटि का ज्ञान तो should be a distinguished jurist, यानी उसे नॉलेज हो। अब राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर सकता है अगर वो ऐसा समझता है कि ये व्यक्ति जुडिशरी का अच्छा नॉलेज रखता है। अब सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते, उनके जजेस की उनकी सुविधाएं इत्यादि सैलरीज पर चर्चा करेंगे। तो संविधान के आर्टिकल नंबर 125 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे या वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। यानी पहली बात तो संसद इस पर निर्धारित करेगा, संसद इस पर निर्धारण करेगा कि इनके वेतन भत्ते कितने होंगे, एनवायरमेंट्स वगैरह क्या होंगे, सब कुछ संसद डिसाइड करेगा। यानी संसद कम भी कर सकता है, संसद ज्यादा भी कर सकता है, संसद इसे घटा बढ़ा सकता है, संसद का डिसीजन के अनुसार ये होंगे। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि किसी प्रकार का कोई भी संशोधन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की शक्तियों या वेतन के संबंध में कटौती हो रही होगी, वो उस समय जो जजेस हैं उनके ऊपर प्रभावी नहीं होगा। यहाँ पर एक बात और कही गई है कि संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगा, लेकिन ये वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाएगा। अब प्रश्न होता है कि कंसोलिडेटेड फंड क्या है, संचित निधि किसे है? संचित निधि साधारण शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा, अंठी का पैसा। अंठी का पैसा जैसे ग्रामीण के क्षेत्र के बहुत से लोगों को आप देखते हैं कि वो अपने धोती में एक किनारे गांठ बांधते हैं और पैसे को छुपाते हैं। इस प्रकार से वो उससे बड़ी मुश्किल की स्थिति में, यानी जब बहुत जरूरत होती है तो खर्च करते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि एक ऐसा रकम जो विशेष रूप से सर्वप्रथम निकाला जाता है। इसी प्रकार देश में जो आय होती है उसमें सर्वप्रथम संचित निधि में ही आय को पहले डाला जाता है, फिर अन्य मदों में खर्चे को रखा जाता है। तो संचित निधि यानी सबसे ज्यादा रिजर्व कंसोलिडेटेड फंड है।
इसमें कटौती जल्दी नहीं की जाएगी, किसी भी दशा में कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन यह ध्यान रखिए, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, वित्तीय संकट काल, वित्तीय संकट काल यानी जब भारत में ऐसी इमरजेंसी लगी जो इकोनॉमिक इमरजेंसी हो या फाइनेंस इमरजेंसी हो, इस समय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी का एनोनिमस में कटौती की जा सकती है। यानी वित्तीय संकट काल को छोड़कर उसके वेतन में कोई कटौती कभी नहीं की जाएगी। तो वित्तीय संकट काल में ही कटौती की जाएगी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, स्टूडेंट्स इसका कई बार गलत जवाब दिया। लोगों को लगता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के संबंध में या राष्ट्रपति के संबंध में, किसी के संबंध में वित्तीय संकट काल में कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वित्तीय संकट काल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस में की सैलरी में कटौती हो सकती है। कितनी सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की? इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2.80 लाख यानी 2.80 लाख रुपए यानी 3,20,000 का, ऐसे याद रखिएगा। 2.80 लाख प्रति माह निर्धारित किए जाते हैं। और अन्य न्यायाधीश यानी कि अन्य 30 न्यायाधीश, उनकी सैलरी होगी 2.50 लाख यानी 2.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन का। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों को निवास स्थान दिया जाएगा, मासिक भत्ता दिया जाएगा, यात्रा भत्ता दिया जाएगा, मनोरंजन भत्ता, स्टाफ कार इत्यादि भी प्राप्त। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इस प्रकार से तो इन्हें बहुत ही ज्यादा सुविधाएं दिया जा रहा है, क्यों ऐसा दिया जा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसे फैसले देता है जिससे राष्ट्र निर्माण हो सकता है, और राष्ट्र के दृष्टिकोण से इनके फैसले बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी दशा में इनके पास किसी प्रकार की कोई कमी महसूस ना होनी चाहिए। ऐसे में इनको रिजर्व में रखा जाता है। इनको किसी प्रकार की कमी होगी तो हो सकता है ये मानवीय भाव से प्रेरित होकर किसी प्रकार का गलत स्टेप, करप्शन जैसी चीजों में लिप्त हो सकते हैं। अतः इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होना बहुत जरूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए इतनी सारी सुविधाएं बनाई गई हैं। इन सुविधाओं से युक्त यहाँ पर मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के संबंध में इन डिटेल पूरा एनालिसिस किया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत सर आवाज नहीं आ रही है। बेटा बोला था ना कि मैं म्यूट कर देता हूँ, आपने लास्ट मोमेंट पे बोल दिया। वो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपके साथ सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा की, भारत में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का वर्णन किया। अब बात करूंगा हाई कोर्ट की। तो ठीक जिस प्रकार से संघीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, उसी प्रकार से राज्य के न्याय प्रशासन में उच्च न्यायालय सर्वोच्च। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन इसके साथ ही अनुच्छेद 231 में यह उपबंध किया गया कि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। यानी कि संसद के ऊपर डिपेंड करता है, जो किसी एक उच्च न्यायालय को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए मर्ज कर सकता है, सुनवाई हेतु उसको अधिकार दे सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर की अब योग्यताओं पर चर्चा करें तो आर्टिकल नंबर 272 यानी 217 खा के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो। पहली बात, भारत की नागरिक होना। दूसरा, जिसकी आयु 62 वर्ष से कम। ध्यान होगा, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ाया था तो सुप्रीम कोर्ट की जो जज होते हैं उनकी आयु 65 वर्ष से कम होती है। यहाँ पर भारत का हाई कोर्ट का जज बनने के लिए 62 वर्ष से आयु कम होना निर्धारित है।
दूसरी बात है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, तो 10 वर्ष तक कहीं ना कहीं वो किसी न्यायिक पद यानी मजिस्ट्रेट के रूप में बरकरार, या जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में निरंतर 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, यानी वो लगातार कहीं ना कहीं एडवोकेसी किया, 10 वर्ष तक एडवोकेसी करता हो। अगले महत्वपूर्ण बिंदु जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी दिया गया और यहाँ पर राष्ट्रपति के विचार में ख्याति प्राप्त न्यायशास्त्री को कई बार यह प्रश्न बनता है और बच्चे इन्हीं की गलती सुप्रीम कोर्ट के जज के संबंध में यह एक योग्यता हो सकती है कि राष्ट्रपति के विचार में ख्याति प्राप्त न्याय न्याय ज्यूरिस्ट हो या न्यायशास्त्री हो, तो यहाँ पर भी जो है राष्ट्रपति को ये अधिकार है। और कई बार यहाँ पर प्रश्न बोल देता है और विकल्पों में दे देता है कि राज्यपाल के अनुसार। अब बच्चे अक्सर सोचते हैं कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट के मैटर में राष्ट्रपति को शक्ति होती है तो हाई कोर्ट के मैटर में राज्यपाल को शक्ति होती है, परंतु ऐसा नहीं। यहाँ पर भी राष्ट्रपति को ही अधिकार है, राष्ट्रपति के विचार में ख्याति प्राप्त न्यायशास्त्री को। अब बात करूंगा वेतन भत्तों के समय, न्यायाधीश के वेतन भत्तों और पेंशन के बारे में। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.50 लाख यानी 2.5 लाख जस्ट इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो 2.80 लाख मिलता है और अन्य 30 जजेस को 2.50 लाख यानी 2.5 लाख। यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को 2.5 लाख दिया जाता है मासिक वेतन और अन्य न्यायाधीशों को 2.25 लाख, यानी चीफ जस्टिस को छोड़कर अन्य जितने भी न्यायाधीश होंगे उनको 2.25 2.25 लाख रुपए मासिक दिया जाए। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क सरकारी आवास भी मिलता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायाधीश को स्टाफ कार और प्रतिमाह 150 लीटर पेट्रोल की सुविधा भी प्राप्त होती है, यानी उनकी आवागमन दृष्टिकोण से उनको 150 लीटर पेट्रोल भी दिया जाता है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात न्यायाधीशों को अनुतोषिकी की और वार्षिक पेंशन भी मिलती है। न्यायाधीशों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उन्हें वेतन आदि भारत की संचित नीति से दिया जाता है। संचित नीति के संबंध में मैंने आपको इससे पूर्व की वीडियो सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में समझाया था कि संचित नीति एक प्रकार से अंठी का पैसा सर्वप्रथम जिसमें अपनी आय का व्यक्ति खर्च के दृष्टिकोण से निकालता है। जैसे व्यक्ति है, किसी घर में एक आय होती है तो सबसे पहले वो अपनी सबसे बेसिक नीड्स, जैसे भोजन एक बेसिक नीड है, किराया एक बेसिक नीड है, एलआईसी एक बेसिक नीड है, तो इस वर्ग में सबसे पहले अपने आय को रखता है, फिर मनोरंजन और तमाम अन्य कार्यों के लिए निकालता है। ठीक इस प्रकार से सरकार अपनी आय का सर्वप्रथम जो प्रमुख भाग है वो संचित में सूचित करता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट जजेस को, जिससे हाई कोर्ट के जजेस को सैलरी दिया जाता है। अब यहाँ पर फिर वही बात आती है कि क्या इनकी सैलरी वित्तीय संकट काल में रोकी जा सकती है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी सैलरी वित्तीय संकट काल में यानी फाइनेंस जब इमरजेंसी लगती है तब रोकी जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से हाई कोर्ट की जजेस को भी वित्तीय संकट काल की स्थिति में इनके सैलरी को रोकी जा सकती है, कम की जा सकती है। वित्तीय संकट काल को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में उनके सेवा काल में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा उनके वेतन में कभी कोई कटौती नहीं किया जा सकता, यानी उनके पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आ सकता। बिल लाया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि कम किया जा रहा है, ये सुविधाएं नहीं दी जाएगी, सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, लेकिन वो सब अगले जजेस को लागू, हाँ उनके फायदे के संबंध में तो वो जरूर लागू हो सकता है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं जिनके विषय में मैं यही कहूंगा कि ये 25 उच्च न्यायालय भारत में हैं, जो कि भारत के लगभग 28 राज्यों को के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो भारत के राज्य में कुछ न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य करते हैं। यहाँ पर वो सैटरडे
संडे और फ्राइडे, ये 3 दिन रखेंगे। एक कुछ काम है थर्सडे को, तो अगर मान लो काम थर्सडे को नहीं रहा तो मैं एक मैसेज भेज दूंगा, तो थर्सडे को फिर सैटरडे संडे ऐसे क्लास, ठीक है। हाल फिलहाल ये मान के चलो कि फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास, ओके। और तब तक पूरी चीजों को अच्छे से याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, और अनम्यूट कर लो, आवाज तुम्हारी नहीं आ रही, तो अच्छे से याद कर लेना, और यस बेहतर रूप से फिर मैं सुनूंगा एक बार पूरा, और फिर इसके बाद नया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर सेशन एंड कर रहा हूँ, ऑलराइट, ठीक है। यस सर, ठीक है सर, नमस्ते सर।